आज अपने बात करेंगे किसी भी द्विध्रुव को यदि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए, यानी कहीं पे कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने किसी द्विध्रुव को क्या करें, स्थापित करें, तो उस द्विध्रुव को स्थापित करने के बाद उस पर बल आघूर्ण क्या लगेगा। ठीक है, बल आघूर्ण का मतलब बल आघूर्ण अपने अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी भी वस्तु पर दो बल लगने चाहिए और उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है, लेकिन उनकी जो कार्य रेखा है वो क्या हो, अलग अलग। यानी अपने वो बल आघूर्ण का मतलब होता है ऐसे बल का मान निकालना है जिसके आधार पे किसी भी वस्तु को क्या किया जा सके, घुमाया जा सके। ठीक है, जैसे मान लो ये वस्तु है, ठीक है, इस पर एक बल लग रहा है इस तरफ और दूसरा बल लग रहा है इस तरफ। ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये दोनों बल इस वस्तु को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो उसके आधार पे निर्धारण किया जाता है उसके बल आघूर्ण का। ठीक है, और बल आघूर्ण क्या लिखते हैं अपने, बल यानी कोई सा भी एक बल, लेकिन उन दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। ठीक है, यानी कोई भी बल है और उन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी। जैसे मान लो क्या ये वस्तु है, इस पे बल लग रहा है F, इधर भी बल लग रहा है F, तो बल आघूर्ण लिखते हैं टो से, उसे लिखते हैं बल का परिमाण, कोई सा भी एक बल, क्योंकि दोनों बल होने चाहिए एक दूसरे के बराबर, कोई से भी एक बल का परिमाण और गुणा में उन दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। जैसे ये x है, ये दूरी, यानी F गुणा क्या लिखना है, x, इसे बोलते हैं उसका बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण का मतलब कोई बल और गुणा में उन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी। इसलिए एक चीज ध्यान रखनी है, बल आघूर्ण के लिए हमेशा बलों का एक युग्म चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बात करें किसी द्विध्रुव की, तो किसी भी द्विध्रुव के लिए जैसे मान लो क्या है, विद्युत क्षेत्र है कोई बाह्य, तो कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया E, तो मैंने माना कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसका परिमाण है E व दिशा ऐसे, यह विद्युत क्षेत्र। इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी एक द्विध्रुव को रखना है। तो अगर अपने बात करें द्विध्रुव की, तो द्विध्रुव का मतलब एक प्लस क्यू और एक होना चाहिए माइनस क्यू। तो द्विध्रुव के लिए मैंने दो आवेश रखे, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। यहाँ पे इस बिंदु पे मैंने मान लिया माइनस क्यू रखा गया है जो बिंदु A है, और इस बिंदु पे मैंने मान लिया B है जिसपे कौन सा आवेश रखा गया है, प्लस क्यू। तो मैंने माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश को ऐसे रख दिया। ये मध्य बिंदु O है और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है द्विध्रुव के लिए वो कितनी मानी जाती है, 2a। ठीक है, तो मैंने द्विध्रुव A भी मान लिया जिस पर एक पर माइनस क्यू और एक पे प्लस क्यू। ठीक है, और बीच की मध्य की दूरी कितनी है, 2a। इसके आधार पे अपने को मान निकालना है बल आघूर्ण का। तो अगर अपने बात करें बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण का मतलब होता है कोई भी एक बल और गुणा में उन दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। अब बात आती है यहाँ पे बल की, तो अपने एक बात की थी, F बराबर लिखा था E बराबर लिखा था F बटे Q नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे E बराबर F बराबर ये लिखा जा सकता है Q नॉट गुणा E। ठीक है, यानी आवेश और गुणा में विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो अगर विद्युत क्षेत्र है E, तो और कहीं पे कोई आवेश है तो वह विद्युत क्षेत्र हमेशा दूसरे आवेश पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और उस बल का मान किसके बराबर होता है, Q गुणा E के। यानी मेरे को यहाँ पे बल देखने हैं, तो बल देखूं तो अगर मैं देखूं बिंदु A पर E के कारण लगने वाला बल, अगर मैं बिंदु A पर E के कारण लगने वाला बल देखूं तो F बराबर किसके होता है, Q गुणा E के। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं देखूं बिंदु B पर E के कारण, यानी जो विद्युत क्षेत्र है के कारण लगने वाला बल, इसे मैंने लिखा FB, और FB क्या लिख सकता हूं, इसका परिमाण भी कितना है, Q, और आगे क्या आया, E। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया FA भी Q गुणा E, FB भी Q गुणा E। अब अपने को पता है जो बल है वो कैसी राशि होती है, सदिश, तो सदिश का निर्धारण चिन्ह करेगा। ठीक है, और अगर अपने बल की दिशा देखनी है, तो बल की दिशा के आधार पे अगर मैं देखूं, तो A पर अगर देखूं तो A पे आवेश कौन सा है, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू होने का मतलब इसके आगे निशान किसका आना चाहिए, माइनस का। ये जो माइनस अगर मैंने लगाई थी किसके आधार पर निर्धारण करेगा, उसकी दिशा।
लेकिन अगर एफ बी के अंदर देखो तो एफ बी के अंदर कौन सा है, प्लस क्यू, तो उसके अंदर ही है सीधा सा प्लस क्यू। अब देखो अगर एफ और ई के अंदर बात करूं ए के लिए, तो उसके आगे निशान किसका है, माइनस का, और किसी सदिश के आगे निशान माइनस का आने का मतलब दिशा एक दूसरे क्या होगी, विपरीत। तो एफ बराबर अगर माइनस क्यू ई है, इसका मतलब एफ की दिशा ई की दिशा बिल्कुल क्या है, विपरीत है। तो एफ ई की दिशा तो इस तरफ है, इसका मतलब एफ की दिशा उसके बिल्कुल क्या आएगी, विपरीत। तो ये दिशा आई एफ ए की। अगर मैं एफ बी के लिए बात करूं तो एफ बी बराबर प्लस का क्यू ई है, इसका मतलब है एफ और ई दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो दोनों की दिशा समान होने का मतलब बी पर जो बल की दिशा है वो ई की दिशा में एफ बी। दोनों का परिमाण क्या है, समान, एक क्यू तो दूसरा भी क्यू। ठीक है, तो यहां पे ये लिख सकता हूं, यहां जो एफ ए है वो बराबर एफ बी। ठीक, अब अगर मैं बात करूं बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण लिखते हैं बल और गुणा में उन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी। तो इसमें लिख सकता हूं अतः बल आघूर्ण। तो अगर बात करें बल आघूर्ण की, जिसे लिखते हैं टो से, और टो बराबर लिखते हैं बल और गुणा में बलों के मध्य की लंबवत दूरी। ठीक है, यानी मेरे को बल का मान तो पता है, बल का मान पता है एफ ए या एफ बी कोई सा भी ले लो, लेकिन उन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी अपने को पता नहीं है। तो मैंने टो के लिए लिख दिया बल एफ, इसको तो लिख दिया एफ। ठीक है, और आगे लिख दिया ए, कोई सा भी एक ले लो क्योंकि दोनों के मान क्या है, बराबर, और गुणा में उन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी। तो अगर दोनों के मध्य की लंबवत दूरी देखूं तो एफ बी ये है। अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ाऊं तो लंबवत दूरी ये नहीं है क्या अपने पास, ठीक है, ये इन दोनों के मध्य की कौन सी दूरी है, लंबवत, क्योंकि एक नीचे और दूसरा ऊपर है, तो इन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी ऐसे मापी जाएगी। यानी ये दूरी मैंने कितनी मान ली, x। तो एफ ए को गुणा करना है किससे, x से। ठीक है, तो मेरे को मान चाहिए किसका, x का। अब x का मान कैसे निकालेंगे, अगर कहीं पे किसी द्विध्रुव की बात करें, ठीक है, तो किसी भी द्विध्रुव के लिए अपने दिशा के लिए एक स्पेशल सदिश का निर्धारण किया था, जिसे बोलते हैं उसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे दर्शाते किससे, P से, और उसकी दिशा हमेशा ही किससे, माइनस क्यू से किस क्यू की ओर, प्लस क्यू की ओर। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं P की, तो P की दिशा कुछ ऐसे होनी चाहिए, ऊपर की साइड, माइनस P से, माइनस क्यू से प्लस P, यानी ये तो होना चाहिए ऐसे, और E है इस तरफ। ठीक है, तो इसके अंदर अगर देखूं तो P तो है ऐसे और E है ऐसे, तो इन दोनों के मध्य की कोण का निर्धारण कैसे करते हैं, अगर दो सदिश हैं और उन दोनों के मध्य कोण का निर्धारण करना हो, तो उन दोनों सदिशों के मध्य कोण का निर्धारण किया जाता है उस बिंदु पर जहां पे उन दोनों की क्या जुड़े, पूंछ से पूंछ, यानी यहाँ पे कोण क्या आएगा, थीटा। तो इसलिए ये कोण थीटा आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कोण कितना मान लिया, थीटा। तो अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज की, ठीक है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं ए बी और इस बिंदु को नाम दिया सी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में बात करूं तो मेरे को मान किसका चाहिए, एक्स का। एक्स का मान चाहिए, पता अपने को क्या है, ये वाला भुजा पता है, यानी क्या पता है, 2a, और जिसे क्या बोल सकते हैं, इस त्रिभुज का कर्ण। यानी मेरे पास ये ऐसा त्रिभुज है ए बी सी, ये 2a है और ये क्या है, एक्स, और ये कोण क्या है, थीटा। तो मेरे को मान चाहिए एक्स का, और पता ये है, तो अपने को कर्ण पता है, ठीक है, लेकिन ज्ञात क्या करना है, लंब। ये क्या उसका आधार, क्यों है आधार, क्योंकि कल अपने बात की थी जिस भुजा के साथ कोण का निर्माण होता है वह तो होती है उसका आधार, ठीक है, और बची भुजा क्या होती है, लंब। ठीक है, यानी अपने को मान चाहिए लंब का और पता क्या है, कर्ण। तो अपने को वो थीटा लिखना है जिसके अंदर लंब आए और कर्ण आए। तो लंब और कर्ण आते हैं हमेशा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं लंब और बटे में कर्ण। तो साइन थीटा बराबर अगर देखूं तो लंब का मान कितना है, बी से सी है, तो मैंने लंब का मान लिखा BC अपॉन में कर्ण का मान है AB। तो साइन थीटा बराबर BC का मान कितना मान है, x, और कर्ण क्या आया, AB। तो अपने को मान किसका चाहिए, x का। तो x बराबर क्या आएगा, AB से मल्टीप्लाई होगा, तो ये x बराबर लिख सकते हैं AB साइन थीटा, यानी x बराबर बन गया AB का मान कितना है 2a, और गुणा में क्या आएगा साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसका अगर मान रखते हैं अपने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ जो बल आघूर्ण है टो,
उसे लिखा जा सकता है एफ ए और गुणा में एक्स, यानी इसको लिख सकता हूं एफ ए और गुणा में एक्स की जगह क्या आ सकता है 2a sin थीटा। अब जो f है उसको मैंने लिखा q गुणा e, गुणा कितना आया 2a sin थीटा, तो इसको ये लिखा जा सकता है q e को लिख सकते हैं q इंटू 2a और आगे मैंने लिखा e sin थीटा। ठीक है, 2a को मैंने आगे लिख लिया q के साथ, तो 2a गुणा q यानी उन दोनों के मध्य की दूरी और आवेश का परिमाण दोनों गुणनफल हो गए, और आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी को क्या लिखते हैं p, यानी ये बन गया pe sin थीटा। तो अब अपने को एक चीज पता है भी जो p है वो बल जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह कैसा है सदिश राशि, e है विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि सदिश, और साथ में कौन सा थीटा है साइन थीटा। तो अपने को एक चीज कन्फर्म है भी कहीं पे अगर दो सदिश हैं उन दोनों को गुणा किया गया और साथ में आए साइन थीटा, इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट होता है उनका क्रॉस, क्योंकि a डॉट b को तो लिखते हैं a b cos थीटा और a क्रॉस b को क्या लिखते हैं a b sin थीटा, यानी यहाँ पे p e sin थीटा लिखा गया, इसका मतलब p क्रॉस क्या लिखा गया है e, तो इसको लिख सकता हूं p क्रॉस e। और जो टो है जो टो क्या बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण के लिए आगे जो आ रहा है p क्रॉस e, तो अगर कहीं पे दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल किया जाए तो क्रॉस के अंदर जो नई राशि बनती है वो भी कैसी बनती है सदिश, यानी जो टो है वो भी कैसी राशि बनेगी सदिश, इसे लिखा जा सकता है टो बराबर p क्रॉस e। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार की स्थितियां बनती, ठीक है, जैसे अगर मैं बल आघूर्ण के लिए बात करूं तो बल आघूर्ण के लिए देखूं तो थीटा पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर मैं अलग अलग थीटा का मान लूं, जैसे अगर विशेष स्थितियों की बात करूं तो मैंने लिख लिया यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ठीक है, मैंने मान लिया थीटा कितने डिग्री है 0, तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो टो का मान कितना आना चाहिए, टो आना चाहिए pe sin 0, sin 0 का मान कितना 0, यानी वह जो द्विध्रुव है उस पे किसी भी प्रकार का बल आघूर्ण नहीं लगेगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार का बल आघूर्ण नहीं लिखने का मतलब ये है कि वह जो द्विध्रुव है वो घूर्णन गति नहीं करेगा, यानी वह अपने अक्ष पर नहीं घूमेगा, वो जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो यदि थीटा बराबर 0 हो तो टो बराबर आना चाहिए p क्रॉस e sin 0, और sin 0 का मान कितना हो गया 0। यदि मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा लिखूं यदि जो थीटा है वो 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब टो आया pe sin 90 और sin 90 का वैल्यू कितना 1, तो pe sin 90 का वैल्यू 1 होने का मतलब ये है टो आ गया pe। लेकिन यहाँ पे अगर मैं विशेष प्रकार की स्थिति देखूं तो जो टो है वो आया pe sin 90 और sin 90 का मान रखा मैंने 1, और 1 sin थीटा का मान क्या होता है अधिकतम होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे इस स्थिति के अंदर जो मैंने sin थीटा का मान रखा वो क्या है अधिकतम, तो अगर सामने वाली चीज अधिकतम है तो इधर वाली चीज भी क्या आएगी अधिकतम, इसलिए यदि टो बराबर 90 डिग्री हो, सॉरी यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो उस स्थिति के अंदर उसका जो बल आघूर्ण है जो टो है उसका मान क्या प्राप्त होता है अधिकतम, यानी ये जो टो है वो टो मैक्स है, तो जिसे लिखा जा सकता है PE। ठीक है, यानी अधिकतम बल आघूर्ण के लिए। ठीक है, अब अगर मैं अपने बात करें थीटा बराबर 180 डिग्री, यदि थीटा इक्वल टू कितने डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री की बात करूं तो टो बराबर लिख सकता हूं pe sin 180, और sin 180 का वैल्यू भी कितना 0, तो टो बराबर कितना आया 0। ठीक है, यानी ये तीन स्थितियां ये हो। ठीक है, तो इसलिए अपने बल आघूर्ण के लिए निकालना है बल और गुणा में उन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी। ठीक, अब यहाँ पे अपने दो प्रकार की बातें करते हैं, एक तो होती है उनकी स्थायी साम्यावस्था और एक होती है अस्थायी साम्यावस्था, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर कब तो द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में होगा और कब द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में होगा। अब स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था का निर्धारण किया जाता है उसकी स्थिति के आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर कैसे करना है कि वह वस्तु कैसे गति करेगी। ठीक है, अगर अपने कहीं पे बात करें स्थायी साम्यावस्था की, ठीक है, तो स्थायी साम्यावस्था का मतलब ये होता है कि वह वस्तु अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, और अस्थायी साम्यावस्था का मतलब ये है कि उस वस्तु को थोड़ा सा हिलाने के बाद वह रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे दो स्थितियों की बात करते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि ए वस्तु है,
अगर मैंने कहा भी ए जो वस्तु है वो स्थायी साम्य अवस्था, और साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, साम्य अवस्था का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब उस पर लगने वाले कुल बल का मान कितना हो, शून्य हो। ठीक है, साम्य अवस्था का मतलब ऐसी स्थिति जब वस्तु पर लगने वाले कुल बल का मान कितना हो, शून्य। और इस स्थिति के अंदर अपने दो साम्य अवस्थाओं की बात करते हैं, एक बात करते हैं स्थायी की और एक बात करते हैं अस्थायी की। स्थायी साम्य अवस्था और अस्थायी साम्य अवस्था के अंदर एक चीज तो है, दोनों में एफ जो होना चाहिए, चाहे वो बल आघूर्ण की बात करूं चाहे बल की बात करूं, दोनों ही चीजें कितनी डिग्री कितना होना चाहिए मान उसका 0। ठीक, दूसरी स्थिति अगर मैं स्थायी और अस्थायी की बात करूं तो स्थायी का मतलब ये है, ये जो वस्तु A है अगर ये साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का मतलब इस पे लगने वाला बल का मान कितना है, 0। ठीक है, तो या फिर बोल सकता हूं तो है उसका मान भी कितना, 0। तो यहाँ पे अगर f का मान 0 है और मैं ये कहूं भी जो A है वो स्थायी साम्य अवस्था में है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने A को पकड़ के थोड़ा सा इधर या फिर थोड़ा सा इधर, किधर भी थोड़ा बहुत खिसका दूंगा, तो जैसे ही मैं खिसकाने के बाद इस पे लगने वाले बल को हटाऊंगा, तो हटाती वह जो A है वो अपने उसी स्थिति के अंदर क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी एक तरीके से प्रत्यास्थता के गुण को दर्शाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं A है, A अगर साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था मतलब उस पे बल कितना होना चाहिए, 0। और अगर मैं ये कहूं कि A स्थायी साम्य अवस्था में, स्थायी साम्य अवस्था होने का मतलब ये है A जिस बिंदु पर है उस बिंदु से अगर इसको थोड़ा बहुत भी इधर उधर हिलाया गया तो वह वापस अपनी उसी स्थिति में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, वापस उसकी उसी स्थिति में आ जाना चाहिए जिस स्थिति में वो पहले था। अगर मैं बात करूं अस्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था का मतलब ये है कुल बल का मान है 0, लेकिन उसको थोड़ा सा हिलाने के बाद वह वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता। ठीक है, तब वो साम्य अवस्था कैसी होती है, अस्थायी। ठीक है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग है वो स्थायी साम्य अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि उस पर अगर थोड़ा सा बल लगा दिया जाए तो वह खींच के अपनी वापस वस्तु को वहीं पे लेके जाता है। ठीक है, यानी अगर बात करूं स्थायी साम्य अवस्था की, स्थायी साम्य अवस्था का मतलब ये है कि वस्तु को अगर थोड़ा सा हिला दिया जाए तो हिलाने के बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में क्या आ सकता है, वापस आ सकता है। लेकिन अस्थायी साम्य अवस्था का मतलब ये है अगर उसको उसकी साम्य अवस्था से थोड़ा सा हिला दिया गया तो वह अपनी प्रारंभिक साम्य अवस्था में वापस से नहीं आए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बात करें स्थायी और अस्थायी की। अब अगर मैं बात करूं द्विध्रुव की, तो द्विध्रुव के लिए मैंने दो कोण लिए। एक तो यदि दो स्थितियों में बात करी थीटा बराबर 0 डिग्री, और दूसरी मैं बात करूं यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दोनों स्थितियों में जो बल आघूर्ण था उसका मान कितना आया था, 0। तो एक तरफ मैंने बात की थीटा 0 डिग्री और एक तरफ बात की थीटा 180 डिग्री। 0 डिग्री होने का मतलब जिस तरफ P उसी तरफ E। ठीक है, और 180 डिग्री होने का मतलब जिस तरफ P E की दिशा उसके बिल्कुल क्या होनी चाहिए, विपरीत। ठीक है, यानी अगर मैं थीटा 0 की बात करूं तो अगर E की दिशा इस तरफ है तो P की दिशा भी इसी तरफ होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं थीटा बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब अगर E की दिशा ये है तो P की दिशा इसके बिल्कुल क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों के अगर P और E के आधार पे देखो तो E की दिशा तो मैंने इस तरफ मानी, तो अगर मेरे को थीटा 0 डिग्री रखना है तो जिस तरफ P उसी तरफ क्या आना चाहिए, E। तो E अगर इस तरफ है तो P भी इस तरफ, और P के लिए अपने को पता है P की दिशा हमेशा माइनस से प्लस, यानी इस पे तो होना चाहिए A जिसपे माइनस Q है और इस पे होना चाहिए B जिसपे प्लस Q है, जिसके कारण P की दिशा है ये, ताकि इसके कोण की बात कितने डिग्री कर सके, 0। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर बात करने का मतलब ये मेरे को उल्टा करना है। उल्टा के लिए इस तरफ तो होना चाहिए A जिसपे माइनस Q है और इस तरफ होना चाहिए B जिसपे प्लस Q है, जिसके कारण P की दिशा आ गई। ठीक, अब अगर मैं इसकी स्थायी और अस्थायी साम्य अवस्था की बात करूं तो स्थायी और अस्थायी साम्य अवस्था के लिए अपन ये लिख सकता हूं, स्थायी और अस्थायी साम्य अवस्था के लिए पहली कंडीशन तो ये देखो भी ये साम्य अवस्था में है कि नहीं, यानी इन पे कुल बल का मान कितना होना चाहिए, 0। अब देखो ये प्लस Q है, प्लस Q पे अपने बात की थी भी अगर आवेश प्लस का हो तो जिस तरफ E उसी तरफ क्या आता है, F, तो यानी इस तरफ आएगा F, और ये माइनस का तो उस पे F की दिशा E की दिशा के बिल्कुल है विपरीत, यह है दूसरा F। यहाँ पे इसकी दिशा E की दिशा के बिल्कुल है विपरीत, यानी इस पे F तो आएगा ये, और इस पे प्लस Q पे E की दिशा में तो इस पे F आया ये। तो अगर मैं बात करूं निकाय की
तो निकाय के अंदर एफ ए और एफ बी दोनों की दिशा विपरीत है और दोनों का मान अपने क्या निकाला था, बराबर, यानी इस पे कुल बल का मान कितना है, 0। तो एफ नेट जो है वो कितना है, 0। यहाँ पे अगर बात करूं तो दोनों एफ की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, और मान भी क्या है, बराबर। तो यहाँ भी एफ नेट का मान कितना है, 0। तो अगर कुल एफ का मान 0 है, इसका मतलब इनकी स्थिति कैसी है, साम्य अवस्था की है। इसलिए लिख सकता हूं यदि कोण 0 डिग्री हो या 180 डिग्री, दोनों स्थितियों में जो आवेश है या जो द्विध्रुव है वो कैसे में रहता है, साम्य अवस्था में रहता है, ठीक है। अब अपने बात करिए स्थायी है या अस्थायी। तो स्थायी या अस्थायी की अभी अपने बात की, अगर आवेश को थोड़ा सा अपनी तरह से हिला दिया जाए और वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, इसका मतलब वह स्थायी साम्य अवस्था में। और अगर उसको हिला दिया जाए और हिलने के बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाता, तो वो कैसी है, अस्थायी। तो उसको हिलाने की कोशिश करें, तो जैसे मान लो कि ये तो है ई, मैंने इसको थोड़ा सा अपने किसी भी दिशा में हिला दिया, ये ऐसे था, मैंने इसको थोड़ा सा विस्थापित ऐसे कर दिया, ए इस तरफ था माइनस क्यू का और बी इस तरफ था प्लस क्यू का। अब इस स्थिति के अंदर अगर मैं देखूं तो इस पर दिशा बल की ए की दिशा में, क्योंकि ये किसका है, प्लस का, तो इस पे तो एफ आया इस तरफ, इस पे एफ आया इस तरफ, क्योंकि इस पे आवेश किसका है, माइनस का, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ये तो है ई, मैंने भी इसको थोड़ा सा हिला दिया इसकी तरह हिलाया, तो ये तो आया प्लस क्यू और ये आया माइनस क्यू, ठीक है। एक तरफ प्लस क्यू और एक तरफ है माइनस क्यू। इस पे जो एफ प्लस है उस पे बल क्यों, ई की दिशा में, ई की दिशा इस तरफ है, और ये माइनस है, इस पे बल ई की दिशा के विपरीत, ठीक है। अगर मैं इस स्थिति के अंदर देखूं तो ये जो वस्तु है ये इधर बल खींच रही है इधर बल, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे खींचेगा कि ये जो वस्तु है वो वापस घूमना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। यानी मैंने इसको जिस स्थिति से ऐसी स्थिति में था उस स्थिति में मैंने ऐसे लाके छोड़ा, और तो ऐसे लाके छोड़ते ही ये जो दोनों बल है वो इस तरीके से लग रहे हैं भी इस चीज को वापस क्या करें, उसी स्थिति में क्या करे हैं, लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये है भी अगर थीटा 0 डिग्री है तो उस स्थिति के अंदर अगर मैं द्विध्रुव को थोड़ा सा विस्थापित करूं तो उस पे लगने वाले बल इस प्रकार से है कि वह उसको प्रारंभिक स्थिति में क्या लेके जा रहे हैं, वापस लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो साम्य अवस्था है वो कैसी साम्य अवस्था है, स्थायी साम्य अवस्था है। यानी यदि कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो वह जो द्विध्रुव है वो कैसी अवस्था में रहता है, स्थायी साम्य अवस्था में रहता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो F और ये जो F है उनकी दिशा देखो, ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर, तो ये दोनों बल इसको घुमाने की कोशिश करें, इसका मतलब ये उसको प्रारंभिक स्थिति में वापस से नहीं लेके जा रहे। तो यदि यहाँ पे देखो तो ये दोनों उसको प्रारंभिक स्थिति में लेके नहीं जा रहे, इसलिए जो साम्य अवस्था वो कैसी है, अस्थायी, ठीक है। इसलिए यदि द्विध्रुव को जो रखा गया है उसका अगर विद्युत क्षेत्र के साथ कोण 0 डिग्री है तब तो उसकी साम्य अवस्था कैसी होती है, स्थायी। और अगर वह कितने डिग्री है, 180 डिग्री, तो वह कैसी होती है, अस्थायी।